हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। सो नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रीलिम्स 2019 का यूपीएससी का पेपर डिस्कस करेंगे और उसमें जो इंडियन पॉलिटी की सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पॉलिटी के ऑलरेडी चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उनको जाके देख सकते हो। सो इस वीडियो में विल डिस्कस 2019 प्रीलिम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first question is, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside? That governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past. तो इनमें से कौन सी ऐसी कमिटी है जिसने ये रिकमेंड किया था कि गवर्नर जो है स्टेट का वो एक तो बाहर से होना चाहिए और उसके बाद कोई ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जिसके पॉलिटिक्स के साथ ज़्यादा लिंक हो, क्योंकि इसका मतलब ये था कि गवर्नर को एक न्यूट्रल पोजीशन देना, ना कि वो एक सेंटर का एजेंट रहे, या फिर अगर वो लोकल एरिया से होगा तो वो लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा और उसके ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे। तो ये बेसिकली रिकमेंडेशन दी थी सरकारिया कमीशन। सो सरकारिया कमीशन डील्स विद सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो ये ध्यान में रखिएगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। सो उसने बोला था कि गवर्नर जो है वो बाहर से होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन फॉलोइंग जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हम देखेंगे। पहला, नो हाई कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। कि किसी हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो सेंटर के बनाए हुए लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। देखिए ये गलत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास कॉन्करेंट पावर है, दोनों जो है वो किसी भी सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉ को डिक्लेयर कर सकती है एज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। An amendment to the Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India। ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोई भी अमेंडमेंट है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसका सुप्रीम कोर्ट में उसको उस पर केस किया जा सकता है। तो इसलिए तो आपको याद होगा केशव नंदा भारती केस। सो केशव नंदा भारती केस में 1973 में जो जजमेंट आई थी उसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी अमेंडमेंट होगी वो जुडिशियल स्क्रूटनी में लाई जा सकती है, या सिंपली मैं अगर इसको बोलूँ तो ये पूरी जो है स्टेटमेंट जा रही है किसके अगेंस्ट? जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट। तो जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स गलत है। तो द राइट आंसर वुड बी नाइदर वन नॉर टू। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? So इनमें से कौन सी जो है वो सबसे appropriate definition होगी लिबर्टी की? तो देखिए लिबर्टी को नॉर्मल टर्म्स में हम बोलते हैं फ्रीडम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लिबर्टी जो है, राइट टू फ्रीडम इज अ फंडामेंटल राइट। सो ध्यान रखिएगा, राइट टू लिबर्टी का बेसिक मतलब जो है वो है क्या? दैट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, की किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट इज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज के बारे में। तो पहले मैं आपको बताऊं, इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इट इज अराउंड 8.6% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और इन्हीं को हम बोलते हैं बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं दैट इज़ अ कैटेगरी, बट एक और कैटेगरी इंडिया में है दैट आर कॉल्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो शेड्यूल्ड जो वो ट्राइब हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, ठीक है। सो उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। अब इतनी अगर नहीं, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, कहाँ याद करेंगे हम इन स्टेटमेंट्स को? तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एलिमिनेशन मेथड से सिंपली निकल जाते हैं। पहले हम चारों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू कि किस तरह एलिमिनेट कर सकते हो आप। देखिए, पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। दूसरा है, स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। कि स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, या तो सेम पॉपुलेशन है या कम हो रही है,
वो एक क्राइटेरिया है किसी भी ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी डिक्लेयर करने का। देन देयर आर 95 पीवीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार, कि अभी तक टोटल पीवीटीजीज कितने हैं, 95 है। और इरुलार एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज। अब देखिए, अगर तो आपने पीवीटीजी के बारे में पढ़ा है तो ही आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं, ऐसे तुक्का नहीं चल सकता इस क्वेश्चन में। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वी हैव 75 पीवीटीजीज इन इंडिया। सो कितनी है टोटल, 75 ग्रुप्स हैं जिनको पीवीटीजी का स्टेटस है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत। अगर थर्ड स्टेटमेंट गलत तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट और ये भी एलिमिनेट। दिस मीन्स द राइट आंसर इज सी। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज with reference to the Constitution of India, with reference to the Constitution of India, prohibitions or limitations or provisions contained in ordinary laws cannot act as a prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? तो देखिए, आर्टिकल 142 बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। सुप्रीम कोर्ट नॉट एज सच सुप्रीम कोर्ट, बट जब हम सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं तो उसमें डील करता है। वहाँ क्या बोलता है कि जो प्रोहिबिशंस या लिमिटेशंस या प्रोविजंस हैं किसमें, ऑर्डिनरी लॉज में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाते। किसकी, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगाते। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये भी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। देखिए कि सिंपली कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए उसको हम बोलते हैं एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम कोई ऐसा लॉ बनाए और उसमें बोलें कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को जो है वो एग्जामिन नहीं कर सकता, तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो आर्टिकल 142 बोलता है कि ऐसी कोई भी लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं लगाई जा सकती है। तो इसका एक्चुअली में एक्सप्लेन करने का जो बेसिक आइडिया था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के सुप्रीम कोर्ट की पावर को ले नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट की पावर को या उसकी ज्यूरिसडिक्शन को डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो लेजिस्लेटिव असेंबली बेसिकली लोअर हाउस होता है एक स्टेट का, तो उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए। द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर। बिल्कुल ठीक है, हर साल के पहले सेशन में गवर्नर का अभिभाषण होता है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है। दूसरा, व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये नहीं है, जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास किसी मैटर के लिए कोई रूल नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके लिए रूल नहीं बना, उस केस में क्या होता है, उस केस में बेसिकली प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसीजन लेता है या स्पीकर डिसीजन लेता है, लोकसभा का रूल फॉलो नहीं किया जाता। सो राइट आंसर इज 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice, कि आप अपनी मर्जी के आदमी से या औरत से शादी कर सकते हो। ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो इसके साथ डील करता है? देखिए आर्टिकल 19 है आपका, 6 राइट्स दिए हुए हैं इसमें, 6 फ्रीडम्स बेसिकली आपको दी हुई हैं। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 25 भी जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है, और आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ एलिमिनेट कैसे होगा। अब राइट टू मैरी जो है उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं, इसलिए रिलीजन और माइनॉरिटी दोनों जो है वो एलिमिनेट हो जाए। अब रह जाता है ये दोनों। अब अगर आपको मैरिज की बेसिक डेफिनेशन पता हो तो मैरिज इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ मैन एंड अ विमेन। एक मैन और एक विमेन की बेसिकली एसोसिएशन बनती है, तो इट इज़ अ एसोसिएशन। और आप सबको पता आर्टिकल 19 के अंडर एसोसिएशन बनाने का आपके पास फंडामेंटल राइट है। सो राइट आंसर वुड बी आर्टिकल 19। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है।
ये स्टेटमेंट बेसिकली हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, जब उनकी इलेक्शन को, उनकी मेंबरशिप को जो है वो रद्द कर दिया गया था इन द फेमस केस विच इज़ कॉल्ड एज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी की मेंबरशिप, इलेक्शन मेंबरशिप को डिसमिस कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया था उनको, और उन पे एक्चुअली पे क्या बन रहा था, उन पे एक दबाव बनाया जा रहा था कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप से रिज़ाइन करें। तो वो चीज़ देखते हुए उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर की, और फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये डिक्लेयर किया कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है दैट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। की एक बार कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता, उसके बाद उसके इलेक्शन कैसे जीता उसने, कुछ भी है, उस पर कोई भी कोर्ट जो है वो फैसला नहीं दे सकता। देन सो ये स्टेटमेंट तो गलत है। देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2014 में बेसिकली एक एक्ट बनाया गया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इंडिया में जो आर्टिकल 50 है ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट करके रखना आपने। सो देयर शुड बी सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली 99th अमेंडमेंट पास की, और उसमें ये बोला गया कि जो भी जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट होंगी उसमें गवर्नमेंट और जजेस दोनों पार्ट लेंगे और दोनों डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल जजेस ही अपॉइंट करते हैं जजेस को, एक कोलेजियम सिस्टम है, बट उसमें बोला गया था कि एग्जीक्यूटिव की भी इंटरफेरेंस होगी। तो इट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट एक्ट को 2015 में नलीफाई कर दिया था, और इसको बोला जाता है बेसिकली 4th जजेस केस। सो ये ध्यान में रखिएगा। तो द राइट आंसर इज 2 ओनली। सो द राइट आंसर इज बेसिकली 2 ओनली, कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टेटमेंट्स है, काफ़ी लंबी स्टेटमेंट्स है, तो पढ़ेंगे। द मोशन ऑफ टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। कि किसी भी जज को अगर रिमूव करना सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके लिए जो मोशन लाया जाएगा उसको लोकसभा का स्पीकर रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखिए पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब आपका A और D तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है, और इधर एक और चीज़ आपको पता लग जाती है कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, यहीं से पता लग गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए जजेस को रिमूव किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी और प्रूव्ड मिसबिहेवियर, बट इस फ्रेज को डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट हमें देखनी, थर्ड तो सही है क्योंकि वो दोनों ऑप्शंस में है। अब हमें देखनी पड़ेगी फोर्थ स्टेटमेंट। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या, इफ द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप बाय फॉर वोटिंग, जब उस पर वोटिंग होगी, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि दोनों हाउस पार्लियामेंट पे के उस पर वोटिंग करेंगे, और कितनी मेंबरशिप, कितनी मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। दिस मीन्स ये जो है ये पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से। तो ये जो ऊपर डेफिनेशन दी हुई है बेसिकली स्पेशल मेजॉरिटी की डेफिनेशन दी है कि कम से कम पूरे हाउस की मेंबरशिप जितनी है उसका आधा, और जितने वोट कर रहे हैं उसका 2/3, दैट शुड बी इन फेवर ऑफ दैट मोशन, इसी तभी वो मोशन पास होगा, और ये मोशन दोनों हाउसेज में इसी मेजॉरिटी से पास होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए द राइट आंसर इज 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो देखिए 9th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है 1951 में, और उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempt several posts from the disqualification on the grounds of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times.
द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया, तो थर्ड वाला आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, दिस मीन्स फर्स्ट आंसर। तो पहली दो स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ये थे हमारे 2019 के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस 2020 के क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।